Hello everyone, welcome to today's session. Today we are going to discuss the very important topic, the another two applications of Bayard-Savart law. Yesterday हम लोगों ने कौन कौन से एप्लीकेशंस देखे थे. सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने आपको पहले बायर्ड-सवार्ट लॉ मैंने डिस्कस किया. व्हाट इज़ बायर्ड-सवार्ट लॉ? डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस वाज द फॉर्मूला गिवन बाय बायर्ड एंड सवार्ट, and then we are describing its application. The number one application was, what was the first application? Magnetic field. Where? Yes, through the coil. Magnetic field through the coil. Yes. Their second application is magnetic field at the center of circular current loop, and the third application is the magnetic field on the axis of circular loop carrying current. So what is the here magnetic field at the center of current carrying loop? Here you can see the circuit diagram. Here it is the circular loop in which the two branches are connected. In first branch the current I is going, and in second branch the current I is leaving, in which they are forming the circular loop like this. Now at the center, from the center to this circular loop, the radius is supposed to be vector r. इसकी रेडियस हम लोग मानते हैं वेक्टर आर. तो रेडियस वेक्टर आर है, मतलब क्या है, ये एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. और ये हमारा क्या है, डीएल. डीएल इज़ द स्मॉल करंट एलिमेंट. ये क्या है, हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल. यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक. अब इसमें हमने क्या है कि जो हमारा सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर. तो हमारा ये जो डीएल है ये भी हमारा वेक्टर होगा. ये हमने पहले ही बता रखा था. क्यों ये हमारा वेक्टर होगा? बिकॉज इसकी भी अपनी डायरेक्शन होती है. इसकी डायरेक्शन डिसाइड क्या करता है, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होती है वही इसकी डायरेक्शन, और बाकी इसका क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया. तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस डीएल और इस सेंटर के बीच का एंगल है दैट इज 90 डिग्री. तो चाहे वो डीएल इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी हो, हेयर इट ऑलवेज मेक द 90 डिग्री एंगल. ये हमेशा क्या बनाएगा, एंगल 90 डिग्री बनाएगा. ठीक. इसके बाद कंसीडर द मैग्नेटिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई. कंसीडर अ करंट एलिमेंट डीएल ऑफ लूप. According to Bayard-Savart law, the magnetic field at the center or due to element is. Bayard-Savart law के अकॉर्डिंग हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, what will be our magnetic field? Magnetic field will be vector dB equal to mu naught I upon 4 pi vector dl cross vector r upon r cube के बराबर होता है. या हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है वेक्टर dB equal to mu naught I upon 4 pi I dl sin theta upon r square, वेयर DL इज परपेंडिकुलर टू आर. भाई DL जो है परपेंडिकुलर टू आर है. DL और R के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. तो साइन थीटा में थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया अपॉन आर स्क्वायर. तो DB की वैल्यू क्या मिली, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL साइन थीटा 9 ही अपॉन आर स्क्वायर. साइन 90 इज 1. तो हमारे पास बचा क्या, वेक्टर DB इक्वल टू म्यू नॉट आई DL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ व्हाट विल बी अवर टोटल मैग्नेटिक फील्ड? टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी. इंटीग्रेशन, भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड करना है, ये जो छोटा डी बी है इसको पूरा हम इंटीग्रेट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे की मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DL अपॉन आर स्क्वायर हो गया. इसको मैंने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया. जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया सो वी विल गेट द फॉर्मूला. अगर इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे DL को, अगर हम पूरी लेंथ में रखते हुए चलते चले जाएं तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, हमें इसका सरकमफ्रेंस ऑब्टेन हो जाएगा. क्या ऑब्टेन हो जाएगा, हमें इसका सरकमफ्रेंस ऑब्टेन हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ DL फॉर दिस सर्कुलर लूप विल बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर इंटू 2 पाई आर. 2 पाई से ये कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. दिस इज योर आंसर. दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप. ठीक. अब अगर इसी फॉर्मूले में एक लूप की बात करी गई है, अब अगर एक लूप की जगह यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप हो, मतलब n कॉइल हो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r हो जाएगा, क्योंकि n का सिंपली क्या करना है हमको, जैसे एक लूप की बात हो रही है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अगर 10 लूप हो मतलब 10 आपकी क्वाइल्स हो तो क्या करेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में n का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब 10 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, जितने नंबर ऑफ लूप हो उतना आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सभी को? Let's move on to our next very important derivation. What is the next important derivation? The next important derivation is the magnetic field on the axis of a circular current loop. Yes, this is our next derivation, magnetic field on the axis of circular current loop. अब इसमें हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से ये वाला ज़रा डायग्राम देखिए, ये डायग्राम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम अगर सही नहीं बना तो ये समझ लीजिएगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, एंड द एग्जामिनर विल नॉट चेक योर क्वेश्चन इफ द डायग्राम इज टोटली रॉन्ग। ध्यान से देखिए सभी लोग, हियर यू कैन सी वी आर टेकिंग द सर्कुलर रिंग और सर्कुलर, हाँ भाई समझिए सभी लोग कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक बेंगल हो गया। बेंगल जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं आपको कि ये एक सपोज कोई भी एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में क्या है कि इस कॉइल में आपकी करंट फ्लो हो रही है, इस सर्कुलर कॉइल में आपकी करंट फ्लो हो रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि एक ये जैसे आपकी कॉइल थी तो उस पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी दैट इज़ फ्रॉम द सेंटर, ये इसका प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है तो ये इसका सेंटर है, तो इस सेंटर से इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये निकाला। अब हमको निकालना है कि हमने जैसे ये कॉइल रख दी और हमारा जो सेंटर है वो इधर है और इतनी दूरी पे इस कॉइल से यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है P, आप लोग देख सकते हैं। इस P पॉइंट पे हमको इसके द्वारा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। उसको कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से समझिए भाई, ठीक है। तो अगर इस फिगर को सभी लोग गौर से देखें कि हेयर वी हैव द फिगर, दिस इज योर बैंगल और दिस इज योर करंट कैरिंग कॉइल। इस करंट कैरिंग कॉइल की रेडियस कितनी है, दैट इज ए। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया हमने P, इस P पॉइंट पे इस करंट कैरिंग कॉइल द्वारा हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब ध्यान से समझिए भाई, ये यहाँ से इस P से यहाँ तक के सेंटर की डिस्टेंस R हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। क्योंकि हमने इसको R लिया है तो हम इसको अब क्या लेंगे, वेक्टर S लेंगे। क्यों वेक्टर S लेंगे, वेक्टर S इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। जैसे इसमें वेक्टर S, पिछले वाले में वेक्टर S क्या था, वेक्टर R था, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस थी। इसी तरीके से अब इसमें क्या है, ये हमारा वेक्टर S है। अब ये हमने यहाँ पे एक एलिमेंट एज्यूम किया है, दिस एलिमेंट इज़ नोन एज DL। ये हमारा एक स्मॉल करंट एलिमेंट है। इस एलिमेंट से हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमने ये हमारी एक मैग्नेटिक भाई DL है, DL के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लगेगी कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, बहुत ध्यान से समझिए भाई, ये जा रही है आपकी कॉइल, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में गया, ये कॉइल जा रही है, ये कॉइल के वेक्टर ऐसे, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में गया। और सपोज उसी के नीचे हमने एक और एलिमेंट लिया है जिसका नाम है DL, तो उसका एलिमेंट कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। हमने ऐसा किया क्यों है, हमने ऐसा इसलिए किया है बेटा क्योंकि मान लेते हैं कि ये जो आपका DL है, ये जो आपका वेक्टर S है, वो यहाँ से इस P पॉइंट से फाई एंगल बनाना है R की तरफ। R से S के बीच का जो एंगल है वो कितना है, हमने फाई एंगल माना है। कितना एंगल माना है, फाई एंगल बना है। अब ये अगर फाई एंगल माना गया है तो ये हमारा फाई हो गया, तो पर्टिकुलर ये भी हमारा फाई होगा। जब ये भी हमारा फाई होगा मतलब क्या हो गया, DB के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, DB के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा साइन फाई और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा कॉस फाई। मतलब क्या है, इस 3 डायमेंशनल फिगर के दो कंपोनेंट हैं हमारे, एक है DB साइन फाई और दूसरा है DB कॉस फाई। क्लियर, समझ में आ गई बात, फिर से सुन लीजिए
भाई ये हमारा एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था, यहाँ से P तक की डिस्टेंस R है, इसकी रेडियस A है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर S हो गया। ये हमने दो कंपोनेंट एज्यूम कर लिए, एक है वेक्टर DB इस डायरेक्शन में, एक है वेक्टर DB। ये अलग अलग क्यों हैं? ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि दिस इज़ एज्यूम्ड टू बी, ये एक हमारा डायरेक्शन है जो कि डिसाइड हो रहा है इस वाले लाइन से, ये एक डिसाइड हो रहा है इस वाले लाइन से। सो दैट इज़ वेक्टर DB, इनके बीच का एंगल फाई है, सो दिस इज़ ऑल्सो एज्यूम्ड टू बी फाई। सो दिस इज़ DB साइन फाई और दिस इज़ DB कॉस फाई। क्लियर? तो ये अब इसके बाद हमको क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट P। तो अब जब हमको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए भाई। उसके लिए हमने इसको रिजॉल्व किया, तो DB साइन फाई DB कॉस फाई। अब जैसे इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड DB लग रही है, तो इसके लिए कॉस फाई इस डायरेक्शन में है। अब ये जो तुम्हारा जा रहा है इसके लिए भाई ये इधर गया, इसके लिए कॉस फाई इस डायरेक्शन में, ये तुम्हारा इधर गया, ये DB इधर गया, तो इसके लिए डायरेक्शन इधर है। मतलब टोटल कॉस फाई जो होगा उसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा होगा, तो कॉस फाई एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। इनडायरेक्टली आप ये समझिए कि ये एक P पॉइंट एक टेबल है, एक आदमी उसको इस तरफ 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और एक आदमी उसको ऊपर की तरफ 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। अब जब दोनों तरफ 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है तो क्या वो टेबल हिलेगी? द टेबल विल नॉट मूव एट एनी कॉस्ट। टेबल क्या होगी, किसी भी तरीके से मूव नहीं करेगी। तो मतलब इसी तरीके से DB cos फाई एक दूसरे के टर्म को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट DB cos फाई क्या हो गया, कैंसिल। सिर्फ बचा क्या, DB sin फाई, इधर भी क्या बचा, DB sin फाई। नाउ कंसीडर अ सर्कुलर लूप वायर ऑफ रेडियस A and current carrying I as shown in figure. Now the current can DL of top of the loop if S is the position vector P relative to DL, then according to Biot-Savart law, Biot-Savart law के आधार पे क्या हो जाएगा भाई, अकॉर्डिंग टू बायट-सवार्ट लॉ DB की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन S स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर की जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, S स्क्वायर है। तो अब ये हमारा थीटा क्या हो गया, ये हमारा थीटा 90 डिग्री हो गया। DL जो है वो वेक्टर S के परपेंडिकुलर है क्या, बिल्कुल है। DL भाई ये हो गया, ये समझिए इस तरीके से, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यूँ DL ऐसे समझिए, ऐसे है। इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया दैट इज़ योर 90 डिग्री। क्या एंगल हो गया, दैट इज़ योर 90 डिग्री। अगर DL R के परपेंडिकुलर हो गया, थीटा की वैल्यू 90, तो इसमें थीटा की वैल्यू 90 लगाओगे तो क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन S स्क्वायर, सिंपली बचा। नाउ द फील्ड DV लाइज इन अ प्लेन ऑफ पेपर एंड इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर S एज शोन बाई PQ। अब DB जो है वो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और वेक्टर S के परपेंडिकुलर है, तो जिसको हमने PQ से, तो DB जो है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया। एक DB sin फाई अलोंग x एक्सिस देख सकते हैं, द DB sin फाई अलोंग x एक्सिस एंड DB cos फाई अलोंग y एक्सिस। द DB cos फाई इज डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट एंड कैंसल आउट ईच अदर। DB cos फाई क्या है, एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। खुद ही दिमाग लगाइए भाई, सभी लोग इधर दिमाग लगाइए कि भाई मान लीजिए DB cos फाई की 10 टेस्ला आ रही है वैल्यू, तो इसकी भी जनरली सी बात है 10 टेस्ला आएगी। जब एक ही सर्कुलर लूप में हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यही चीज़ बोली जा रही है। तो सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ हैं, जो सेम डायरेक्शन में, वही एड अप होंगे। सो द एक्सियल कंपोनेंट विल बी इन सेम डायरेक्शन एंड गेट एड अप। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड इन डायरेक्शन CP इज B इक्वल टू इंटीग्रेशन DB साइन फाई। ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन DB साइन फाई। तो साइन फाई क्या है, साइन फाई की अगर इससे वैल्यू हम कैलकुलेट करें, व्हाट विल बी दी साइन फाई, व्हाट इज दी साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू हो गई दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज A अपॉन S। तो DB की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन S स्क्वायर के बराबर हो गई। ठीक, साइन फाई की जगह हमने क्या रखा, A अपॉन S, तो म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई S स्क्वायर के बराबर हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। ठीक, A शायद रह गया था, A अपॉन S स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल A अपॉन S स्क्वायर इंटू S बचा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं।
और ध्यान से समझिए। सॉरी, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, वो तो ए मतलब हमें लगा कि पुट किया है, लेकिन ए नहीं होगा। इसमें होगा ये कि इसकी वैल्यू है b इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई, मतलब जितने कंपोनेंट साइन वाले हैं, जितने x एक्सिस के कंपोनेंट हैं, उनको सिंपली क्या कर दिया जा रहा है, उनको सिंपली ऐड कर दिया गया। साइन फाई की वैल्यू a अपॉन एस है और डी बी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, म्यू नॉट आइडियल 4 पाई एस स्क्वायर। हमने उठा के इसमें पुट कर दिया म्यू नॉट अपॉन आइडियल एस स्क्वायर अपॉन इंटू ए अपॉन एस एज म्यू नॉट आई 4 पाई एस क्यू। ये सब बाहर आ गया, सिर्फ बचा के अंदर सिर्फ डी एल बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बचा। तो डी एल इंटीग्रेट हुआ तो उसमें आया क्या आंसर, 2 पाई ए बचा। तो 4 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो 2 बचा। तो बचा क्या इसमें, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब। अगर इसमें से s की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s, राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ सपोज टू बी अ हाइपोटेनस। तो s इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो s की जगह हम क्या रख देंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो वेक्टर b की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर इसमें n टर्म्स हुए तो n का मल्टीप्लाई, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। So this is the another very important formula that you get from this observation. So here we have the 3 important application. ये तीनों important application बहुत ज़रूरी हैं। ये वाला तो बहुत ही ज़रूरी है, इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके।